हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों का प्लांट किंगडम टॉपिक चल रहा है, रनिंग चैप्टर हमारा है। इस रनिंग चैप्टर में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ब्रायोफाइट तक के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था। तो हमारा ब्रायोफाइट पोर्शन कंप्लीट होने के बाद एंड आई होप आप सभी ने इसको रिवीजन किया होगा ब्रायोफाइट तक। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्लांट का डिवीजन है वो है ट्रीडोफाइटा के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रीडोफाइट्स को। ओके, तो आज का हमारा हेडिंग होगा ट्रीडोफाइट्स। ये हो गया हमारा ट्रीडोफाइट या ट्रीडोफाइटा। ओके, एक ही चीज है। देखो, ट्रीडोफाइट एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ट्रीडो मतलब होता है यहां पर, पटेरिस का मतलब होता है फर्म, एंड आप जैसा जानते हो फाइटोन मतलब प्लांट। तो ट्रीडोफाइट मतलब फर्म प्लांट। यहां से वस्कुलर टिश्यू स्टार्ट होता है। वस्कुलर टिश्यू का मतलब हुआ कि जाइलम एंड फ्लोएम, यहां से ट्रीडोफाइट में स्टार्ट होता है। तो दिस इज द फर्स्ट वस्कुलर प्लांट। कौन? ट्रीडोफाइटा। क्योंकि ब्रायोफाइटा में कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं थे, वहां पर कोई जाइलम एंड फ्लोएम नहीं था, क्योंकि वहां पर थैलस लाइक बॉडी थे। उसी तरह थैलोफाइटा में कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं था। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट वस्कुलर प्लांट। ओके, यानी इसमें वस्कुलर जाइलम एंड फ्लोएम होंगे, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो यहां पर तो इसीलिए दिस इज द फर्स्ट वस्कुलर प्लांट हम लोग इसको कहते हैं। और अगर इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि और जितने भी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट जब हम आपको आगे बताने वाले हैं, वो सब जो एडवांस प्लांट है, तो वो उनका ओरिजिन हम लोग मानते हैं कहां से आया है। पहले ट्रीडोफाइट आया है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आए हैं। ओके, तो उनका ओरिजिन भी इसी प्लांट से हुआ, क्योंकि इस प्लांट में इसके जितने भी प्रिमिटिव टाइप हैं या जो अभी प्रेजेंट टाइप हैं, उन सभी में वस्कुलर टिश्यू हमें देखने को मिलता है। और वस्कुलर टिश्यू होल प्लांट बॉडी में होता है, यानी वस्कुलर टिश्यू अकर्स ऑन होल प्लांट। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें वस्कुलर टिश्यू है, या एक क्रिप्टोगैमी प्लांट का। प्लांट को पहले दो पार्ट में बांटा था, याद कीजिए, क्रिप्टोगैमी एंड फेनोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी में एकमात्र ये ऐसा डिवीजन है जिसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। ओके, तो क्रिप्टोगैमी में तीन थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रीडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं, और यहाँ पर ट्रीडोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू। तो यह एक इकलौता क्रिप्टोगैमी प्लांट है जिसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें? तो ट्रीडोफाइट्स आर सीडलेस, तो कह सकते हैं हम लोग ट्रीडोफाइट्स आर सीडलेस, यानी ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें सीड नहीं है। ट्रीडोफाइट्स आर सीडलेस, वस्कुलर और क्रिप्टोगैमिक प्लांट। वस्कुलर और क्रिप्टोगैमिक प्लांट, वस्कुलर और क्रिप्टोगैमिक प्लांट। ओके, फिर यानी कि देखिए यहां पर इस प्लांट में सीड नहीं होते हैं, यानी कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और वस्कुलर मतलब वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड क्रिप्टोगैमिक यानी जो क्रिप्टो का डिवीजन किए थे स्टार्टिंग में हम लोगों ने बांटा था, वो चीज है। ठीक है, एंड प्लांट बॉडी इज एस्पोरोफिटिक। प्लांट बॉडी इज एस्पोरोफाइटिक, and inconspicuous gametophyte। देखिए थैलोफाइटा में क्या था, प्लांट बॉडी में क्या होता है, गैमेटोफाइट है, लेकिन यहां पर प्लांट बॉडी एस्पोरोफाइट, यानी एस्पोरोफाइट जो है वो मिड प्लांट बॉडी है। ओके, यानी इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसको एस्पोरोफाइट कहते हैं। और जो गैमेटोफाइट है वो इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी पूरी तरह से अच्छे से वेल डेवलप नहीं होता है, सही से दिखाई नहीं देने लायक। ओके, और उसमें क्या होते हैं, स्मॉल एंथेरिडिया एंड पार्शियली एम्बेडेड आर्किगोनिया। तो यानी ये जो गैमेटोफाइट बना है तो गैमेटोफाइट है, ऐसा नहीं कि नहीं है,
लेकिन वह इनकॉन्सिपिक्यूअस रूप में है, यानी पूरी तरह से वेल डेवलप जैसा थैलोफाइट या ब्रायोफाइट में था उस तरह का इसमें नहीं है। पहला बात तो ये समझ गए हम लोग। अब इसी में कहते हैं कि इनकॉन्सिपिक्यूअस है, लेकिन इसी गैमेटोफाइट में क्या क्या होता है, तो गैमेटोफाइट containing a small antherozoid, a small antheridium, एंथेरोजॉइड का मतलब स्पर्म हो जाएगा, तो इसीलिए उसको मिटाया मैंने। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एंथेरिडिया या एंथेरिडियम, ओके, एंड पार्शियली एम्बेडेड आर्कीगोनिया, पार्शियली एम्बेडेड आर्कीगोनिया। तो आर्कीगोनिया एम्बेडेड होगा, इमीडिएट फॉर्म में, यानी छितराया हुआ, फैला हुआ, मतलब छोटे छोटे करके एक जगह पे, ऐसा कुछ नहीं, तो उसको कहते हैं पार्शियली एम्बेडेड आर्कीगोनिया। फिर क्या बोले थे हम, तो वस्कुलर टिश्यू, कौन, वस्कुलर टिश्यू, तो जाइलम एंड फ्लोएम, वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम occurs on whole plant body, यानी पूरे प्लांट बॉडी में, होल प्लांट बॉडी, सारे प्लांट बॉडी में जाइलम एंड फ्लोएम जो होंगे वह प्रेजेंट होंगे, ओके। तो यहां पर प्लांट बॉडी में ऐसा नहीं कि प्लांट है, ये नहीं कह सकते हैं, ये मान लो कि अगर प्लांट है, प्लांट का ये रूट पार्ट, ये लीफ पार्ट, ठीक है बेटा, तो ऐसा नहीं कि रूट में जाइलम है और लीफ में नहीं है, या फिर ये ब्रांच जो आया है इस तरह से इधर ब्रांच आ गया, तो इस स्टेम पार्ट में या इस ब्रांच में नहीं होगा, पूरे ये होल प्लांट बॉडी में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। तो जाइलम एंड फ्लोएम अकर्स ऑन होल प्लांट बॉडी, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, मियोस्पोर आर फॉर्म, मियोस्पोर का मतलब मियोसिस से बनने वाला स्पोर, मियोस्पोर आर फॉर्म इनसाइड दी एस्पोरेंजिया। तो एस्पोरेंजिया में क्या बनता है, मियोस्पोर बाई एस्पोरिक मियोसिस, बाई एस्पोरिक मियोसिस, यानी जिस स्पोर में मियोसिस होगा तो उससे जो बनने वाले स्पोर आएंगे, यानी वो हैप्लॉइड मियोस्पोर बनेगा, उसी को कहते हैं। तो मियोसिस कहां होगा, स्पोर में, तो इसलिए उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं मियोस्पोरिक मियोसिस, ठीक है। एंड लीव्स बियरिंग एस्पोरेंजिया कॉल्ड एस्पोरोफिल, यानी एस्पोरेंजिया जब किसी लीफ पे होगा उसी को कहते हैं एस्पोरोफिल, लीफ बियरिंग एस्पोरेंजिया कॉल्ड एस्पोरोफिल, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एस्पोरोफाइट में क्या होता है बेटा, एस्पोरेंजिया, एस्पोरेंजिया का मतलब वह पार्ट जिसमें स्पोर बनना है, एस्पोरोफाइट का मतलब पूरा प्लांट, ठीक, और प्लांट के जिस पार्ट में स्पोर का फॉर्मेशन होना है उस पार्ट को, उस ऑर्गन को एस्पोरेंजिया कहते हैं। और ये अगर एस्पोरेंजिया किसी लीफ पे होगा तो उसको कहेंगे एस्पोरोफिल, क्या कहेंगे, एस्पोरोफिल। यहां तक ये बात को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। अब स्पोर जो होंगे टीडोफाइट के, वो होमोस्पोरस होते हैं, स्पोर ऑफ टीडोफाइट इज मोस्टली होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब जो स्पोर होंगे उनका साइज एक जैसा होगा, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा, जनरली ऐसा मिलता है। जैसे एग्जांपल में एडिएंटम,
एग्जाम्पल में एडिएटम, ओके। बट इन सम प्लांट हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस कहने का मतलब बेटा माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो कैसा हो सकता है, माइक्रोस्पोर हो सकता है या फिर मेगास्पोर का हो सकता है, ओके। माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर। आई थिंक आपको नीचे का नहीं दिखाई देगा, इसको मैं ऊपर लिखता हूं एक लाइन। बट इन सम प्लांट ओके, मैं ऊपर लिखता हूं आपके लिए। बट इन सम प्लांट इट इज हेट्रोस्पोरिक, दैट इज, हेट्रोस्पोरिक का मतलब क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। यहां एम स्मॉल कर लेंगे, मेगा स्पोर, ओके। और इसके एग्जांपल में सेलाजिनेला, ठीक है। तो ऐसे ये सब में जो प्लांट है उसमें दो तरह के मिलते हैं, माइक्रोस्पोर एंड ये, मतलब उसमें माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर के रूप में, ठीक है। तो जैसे सेलाजिनेला, साल्विनिया, मार्सेलिया, ये सब में हेट्रोस्पोरिक नेचर का ये होता है, ओके। तो यहां तक की बातें हो गई। अब देखिए, तो क्या देख रहे थे हम लोग, यहां तक की पॉइंट हो गई। अब नेक्स्ट में देखो कि जो इसके स्पर्म होते हैं बेटा, उसके स्पर्म में, किसके, टेट्रोफाइट के स्पर्म में या तो टू फ्लैजिला होगा या टू से ज्यादा फ्लैजिला होंगे। तो इसलिए इसको लिखते हैं स्पर्म्स आर बाई और मल्टी फ्लैजिलेट्स। स्पर्म्स आर बाई और मल्टी फ्लैजिलेट, यानी कि स्पर्म में दो या दो से ज्यादा फ्लैजिला होंगे। क्लियर बात है, जब भी फ्लैजिला होगा तो वो मोटाइल होगा, ओके। फ्लैजिला होगा तो वो क्या होगा, मोटाइल होगा। लेकिन फिर भी मोटाइल होने का मतलब ये नहीं है कि यह बिना किसी मीडियम का अपने आप फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए, नहीं। तो इसको फर्टिलाइजेशन अगर करना है, फीमेल गैमेट के पास जाना है, तो इसके लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर इज एसेंशियल, an external source of water is essential to reach, essential for fertilization, essential for fertilization, एंड फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर की जरूरत इसे पड़ेगी, ओके। अब आइए नेक्स्ट में, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, ये हेट्रोमॉर्फिक ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने आपको बताया था हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा वह कैसा होगा, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक नेचर का होगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहने का मतलब हुआ कि यह हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन को शो करेगा, ठीक है। It is heteromorphic
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, अब ये मिलता कहां है, ट्रिडोफाइट ज्यादातर कहां होगा, तो ट्रिडोफाइट जो होगा डैम्पी एरिया में होगा, सैडी एरिया में होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रिडोफाइट जो होते हैं वो वाटर में भी होते हैं, यानी एक्वेटिक होते हैं, बहुत कम है, 2-4 की, वो नाम मैं लिखा दूंगा आपको। तो मोस्टली जो होते हैं वो सैली, ये डैम्पी एरिया होगा और सैडी एरिया में होगा, जहां पर कि थोड़ा अंधेरा हो, पानी कम हो और मॉइस्चर हो वहां पर, तो इसीलिए ये इस तरह के प्लेसेस में जनरली हमें देखने को मिलता है। ओके, तो कहते हैं जनरली occurs on cool, damp and sandy places, तो जहां पे थोड़ा कूल का मतलब थोड़ा ठंडा भी हो, डैम्प यानी कि मॉइस्चर हो वहां पर, और सैडी मतलब छाया यानी डायरेक्ट सनलाइट आए, तो वहां से ये बचता है, वहां पे ज्यादा ग्रोथ ये अपना शो नहीं करेगा। ओके, लेकिन कुछ जो होते हैं वह एक्वेटिक होते हैं, जैसे एजोला, साल्विनिया, मॉर्सिलेरिया, ये सब एजोला, मॉर्सिलिया आर एक्वेटिक, तो ये सब ज्यादातर एक्वेटिक। एजोला को याद रखिएगा, एजोला जो है वो साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलकर के N2 फिक्सेशन करता है, तो यहाँ अभी आगे आपको ये बताने वाले हैं। एजोला इंपॉर्टेंट चीज है, उससे बहुत क्वेश्चन होता है। पैडी फील्ड में यानी जहां धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, वहां पर एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में एजोला और बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया एजोली, ठीक है, उसका यूज किया जाता है। तो वहां पर वो एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करता है, जो कि N2 फिक्सेशन का काम करते हैं। ओके, अब इससे कुछ एग्जांपल को देख लीजिए, ट्रिडोफाइट के एग्जांपल को देख लीजिए। एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो ये है साल्विनिया हो गया, सेलाजिनेला हो गया, साल्विनिया, सेलाजिनेला, ड्रायोपटेरिस, डायेंटम, DINTUM, इधर लिखता हूं डायेंटम, ओके, एंड इक्विसेटम। इक्विसेटम को बेटा हम लोग हॉर्स टेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये हॉर्स के टेल के जैसा दिखाई देता है, कौन, इक्विसेटम, इसलिए इसको हम लोग हॉर्स टेल भी कहते हैं। ओके, अब कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, किसके, ट्रिडोफाइट के। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आके तो समझिए कि ट्रिडोफाइट खत्म, अभी ट्रिडोफाइट के 4 पार्ट बटेंगे, ठीक है, उसके जैसे 4 क्लास थे, तो यहाँ पे 3 क्लास थे ब्रायोफाइट के, यहाँ पर 4 क्लास में बटेगा ट्रिडोफाइट, वो भी आगे चलेंगे। तो पहले ट्रिडोफाइट का एक बेसिक यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तो ट्रिडोफाइट में देखो, एज ए फूड के रूप में ट्रिडोफाइट जो है वह यूज किया जाता है, किसको, जैसे बाकी सब ब्रायोफाइट या ये सब को हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह ट्रिडोफाइट भी जो है वह यूज किया जाता है। जैसे मॉर्सेलिया, कुक्ड एंड ईटन बाय, जो ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी लोग होते हैं, कुछ एरिया के आदिवासी लोग इस मार्सेलिया को पका करके खाने का भी काम करते हैं। ओके, सेकंड में देखिए, ये सॉइल बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, सॉइल बाइंडिंग, खास करके जो हिल एरिया होते हैं वहां पर भी ये आसानी से सॉइल की बाइंडिंग करके सॉइल के इरोजन को रोकने का काम करता है, इसलिए इसको सॉइल बाइंडिंग के रूप में यूज करते हैं। ओके, तो इट बाइंड विथ soil as well as hill and
हिल और स्लोप वाले एरिया में टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन। तो सॉइल को एरोजन कहने का मतलब जब तेज बारिश होती है और उस तेज बारिश में देखते हो कि पानी में मिट्टी मिले होते हो, वो मिट्टी सारे मिल करके बह करके किसी नदी में जाएंगे, नदी का पानी किसी समुद्र में जाएगा, उससे क्या हुआ, वो सॉइल का नुकसान हो रहा है हमारा, उसे मिट्टी का अपरदन या सॉइल एरोजन कहते हैं। तो जब उसके ऊपर कोई प्लांट होगा तो वहां पर बारिश का असर यानी उस बारिश के पानी में कम से कम मिट्टी बहेंगे। मिट्टी का बहना यानी दैट मीन्स कभी कभी देखते होंगे नदी के किनारे का पूरा एरिया बह जाता है। क्यों? दिस इज ड्यू टू द सॉइल एरोजन। अगर उस नदी के किनारे लगातार बहुत सारे प्लांट लगा दिए जाएं तो उसके रूट पार्ट जो होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जिससे सॉइल एरोजन में कमी आती है, यानी सॉइल को मजबूती मिलती है। ओके, तो यही हुआ आपको सॉइल एरोजन। ठीक है, फिर है एस्कोरिंग। इसके बाद में एस्कोरिंग, देखो जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं उसको क्लीन करने के लिए खास करके जो मेटल्स के यूटेंसिल्स, जो बर्तन या जो भी चीज होते हैं उनको क्लीन करने के लिए भी ये टीडोफाइट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और खास करके ये एक्विसेटम को। ठीक है, एक्विसेटम widely used to clean utensils, यानी उसी को कहते हैं एस्कोरिंग। ठीक है, यानी वही चीज हुआ, वो हो गया आपका एस्कोरिंग। उसी चीज को हम लोग एस्कोरिंग, यानी जब यूटेंसिल्स वगैरह को हम लोग साफ करने के लिए यानी क्लीन करने के लिए जो काम करते हैं उसको कहते हैं हम लोग एस्कोरिंग। एंड साथ ही साथ इससे कुछ पॉलिशिंग ऑफ मेटल भी करते हैं। एंड पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स को साफ करने के लिए भी इसका यूज हम लोग वाइडली करते हैं। ओके बेटा, फिर आइए चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को। स्कोरिंग के बाद में अभी जो मैंने बताया था, तो आइए देखते हैं N2 फिक्सेशन। देखिए N2 फिक्सेशन में अभी हमने आपको बताया था कौन सा, तो एजोला का बारे में। एजोला एक वाटर फॉर्म है। ओके, तो हेडिंग यहां पर N2 फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन। ठीक है, एजोला क्या है, ए वाटर फॉर्म। एजोला ए वाटर फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक का मतलब जिसमें दोनों को फायदा होगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एजोला ए वाटर फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ, किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा बेटा, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ साइनोबैक्टीरिया Anabaena azolie. Symbiotic association with Anabaena azolie. Is N2 fixator is N2
fixation in rice and to fixation, बस and to fixation हो जाएगा, TIOER, ठीक है। और इसी वजह से इसको एजोला और साइनोबैक्टीरिया एनाबेना एजोली का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उनको एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग पैडी फील्ड में, यानी जहां पे चावल की खेती होती है, वहां पर इसको यूज करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि एजोला अभी आपको मैंने बोला था एक्वेटिक है, यानी यह, और चावल की खेती कहां होती है? जहां पे पूरा फील्ड जो है वह वाटर से भरा होता है, अब तब उसमें एक चावल के प्लांट को लगाते हैं हम लोग। ओके, तो वैसे फील्ड में इसको एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर in राइस फील्ड। तो राइस फील्ड में इसको एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसको यूज किया जाता है बेटा। ओके, अब इसका मेडिसिन में, ठीक है, मेडिसिन में एंथैल्मिक ड्रग एक होता है, एंथैल्मिक ड्रग जो है वो ड्रायोपटेरिस से आता है। एंथैल्मिक ड्रग obtained from ड्रायोपटेरिस, ठीक है। मेडिसिन के साथ साथ ऑर्नामेंट में भी यूज किया जाता है। कौन? तो कुछ घर के सजावट में या किसी ओकेजन वगैरह में ड्रायोपटेरिस के प्लांट को एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, यानी ऑर्नामेंट के रूप में भी यूज करते हैं। ओके, यूज एज ornamental plant in फंक्शन। ओके, तो ऑर्नामेंटल प्लांट इन फंक्शन, यानी जब कोई फंक्शन होता है तो वहां पे ऑर्नामेंट के रूप में भी इसका हम लोग यूज अच्छे से करते हैं, यानी घर के सजावट वगैरह में जब आप देखते होंगे कोई फंक्शन होता है तो, ठीक है। अब देखो टीडोफाइट को Pteridophytes has 4 क्लास। टीडोफाइट के कितने क्लास है बेटा? 4 क्लास। Pteridophytes has 4 क्लास। ओके, वो क्लास कौन कौन से हैं? ठीक है, तो एक है साइलोप्सिडा, एक क्लास हो गया, ठीक है। साइलोप्सिडा मोस्ट प्रिमिटिव है, साइलोप्सिडा इज मोस्ट प्रिमिटिव, यानी अब हमें देखने को जल्दी नहीं मिलता है। ओके, फिर है साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा के बाद में लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा भी प्रिमिटिव है, मोस्ट नहीं है लेकिन यह प्रिमिटिव है। ओके, उसके बाद में फिलिकोप्सिडा, ये फिलिकोप्सिडा, ये ज्यादा प्रिमिटिव नहीं है, ये मोस्ट और ये प्रिमिटिव। उसके बाद वो सब देखने को अभी भी मिलते हैं, कौन? फिलिकोप्सिडा और फेनोप्सिडा। और एक इधर कर देता हूं, फेनोकोप्सिडा, ठीक है। तो ये 4 क्लास होते हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फेनोकोप्सिडा एंड फिलिकोप्सिडा, ठीक है। ये मोस्ट प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव है, और ये दोनों अभी भी आराम से मिलते हैं। ये भी मिलता है, सेलाजिनेला इसी का पार्ट है, तो वो सब अभी आगे हम लोग देखेंगे। ओके, अब आइए देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं, साइलोप्सिडा के बारे में और तब लाइकोप्सिडा के बारे में। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लिख के हम लोग काम खत्म करेंगे, उसके बाद आगे की चीजों को हम लोग देखेंगे।
चलिए पहले देखते हैं हम लोग साइलोसीडा। ठीक है, साइलोसीडा मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट, यानी सबसे पुराना, सबसे मोस्ट प्रिमिटिव जो है वह वस्कुलर प्लांट कौन है? तो साइलोसीडा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें रूट इज एब्सेंट एंड राइजोइड प्रेजेंट होगा। रूट एब्सेंट हो जाएगा और राइजोइड क्या होगा? इसमें राइजोइड जो है वह प्रेजेंट हो जाएंगे। स्टेम जो होगा वो ब्रांच में होगा एंड 2 पार्ट्स में होगा, एरियल एंड राइजोमेटस। ठीक है, इधर से लिख देता हूं, स्टेम इज इन, ऐसे डाइकोटमस ब्रांच होता है, यानी 2 भाग में बटे हुए। स्टेम इज dichotomous branch and in 2 part, एक एरियल पार्ट होगा, एरियल स्टेम या एरियल ब्रांच उसको बोलते हैं। जैसे यहां पर बोले ना स्टेम इज डाइकोटमस, तो 2 पार्ट में इस तरह से बटा हुआ चीज को हम लोग बोलते हैं डाइकोटमस ब्रांड, नहीं ब्रांच, सॉरी, डाइकोटमस ब्रांच एंड इन 2 पार्ट्स। तो अभी हम क्या बोले थे कि एक पार्ट क्या होगा बेटा? एक पार्ट जो है वो एरियल स्टेम एंड ग्रीन होगा, और दूसरा पार्ट जो होता है एक पार्ट एरियल स्टेम और दूसरा पार्ट एरियल स्टेम एंड इन 2 पार्ट, एरियल स्टेम एंड राइजोमेटस स्टेम। ठीक है, एरियल स्टेम जो होते हैं वो ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, एरियल इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, एरियल एंड साथ ही साथ कैसा होगा वो बेटा? एरियल भी होगा एंड फोटोसिंथेटिक भी होगा। ओके, लीव्स जो है वो मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, लीव्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लीव्स मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, लीव्स हो भी सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में यानी लीव्स में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। 2 प्रिमिटिव फॉर्म्स फाउंड इन फॉसिल्स, यानी 2 फॉर्म, एक होता है कुक्सोनिया एंड रिमिया। कुक्सोनिया एंड रिमिया इज फाउंड इन प्रिमिटिव फॉसिल्स फॉर्म्स। ओके, अब नहीं मिलता है फॉसिल फॉर्म, मतलब मरे हुए एज रॉक के नीचे कहीं पे मिला है, उसकी स्टडी की, उसके बेसिस पे देखेंगे ये टीडोफाइट से बिलोंग करने के जैसा है। तो वही एक कुक्सोनिया एंड रिमिया, इसके 2 प्रिमिटिव फॉर्म हमें देखने को मिले। तो ये बस हो गया साइलोसीडा में। अब देखेंगे हम लोग लाइकोप्सीडा में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है लाइकोप्सीडा। ओके, आइए, अब है हमारा लाइकोप्सीडा। मेरे ही खत्म हो रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है लाइकोप्सीडा। लाइकोप्सीडा प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट, प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट। ओके, रूट प्रेजेंट होगा इसमें, रूट इज
प्रेजेंट, रूट भी प्रेजेंट होगा, स्टेम भी होगा और लीव्स भी होंगे, तीनों चीज होंगे इसमें। ओके, किसमें? तो साइलोसिडा में। तो रूट ऐसे लिख देता हूं, रूट, स्टेम, लीव्स इज प्रेजेंट, या इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को। ओके, तो रूट, स्टेम और लीव्स इसमें क्या होंगे बेटा? ये सभी प्रेजेंट होंगे। और एस्पोरेंजिया जो होगा वो या तो एक्सियली या एडेक्सियली जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, किसमें? तो लाइकोसीडा में। एस्पोरेंजिया डेवलप एक्सियली और एडेक्सियली, एडेक्सियली। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला। कौन सा है? तो सेलाजिनेला। अब हम लोग को क्या देखना है? तो हमारा हेडिंग होगा सेलाजिनेला के बारे में। यहां तक हो गई बात। अब हम लोग देखेंगे सेलाजिनेला को संजीवनी बूटी कहते हैं। ओके, अब हम पूरा का पूरा हम लोग का क्या हेडिंग होगा? तो मेन रूप से सेलाजिनेला के बारे में देखेंगे। ओके, यहां पर देखेंगे सेलाजिनेला। ओके, सेलाजिनेला की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेलाजिनेला यह एक इरेक्ट होने वाला, हैंगिंग, इरेक्ट, एवरग्रीन लाइकोपोड है। तो कहते हैं इट इज हैंगिंग, एरेक्ट, एवरग्रीन लाइकोपोड है। ओके, हैंगिंग, इरेक्ट, एवरग्रीन लाइकोपोड। हैंगिंग, इरेक्ट, एवरग्रीन कहने का मतलब अगर हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं हम लोग। है ये रूट पार्ट हो जाएगा। तो इट इज इरेक्ट, हैंगिंग, एवरग्रीन। एवरग्रीन कहने का मतलब हुआ कि अगर ये ड्राई कंडीशन में रहेगा तो ये सिकुड़ करके एक बॉल के जैसा प्लांट बन जाएगा, और जैसे ही इसे फिर से वाटर की अवेलेबिलिटी होगी यह फिर से ग्रीन हो जाएगा। तो जनरली एवरग्रीन प्लांट इसीलिए इसको कहते हैं। ये इस तरह से दिस इज, ये है सेलाजिनेला का स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो पहले इसमें जो हम लोग फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, इट इज हैंगिंग एरेक्ट एवरग्रीन लाइकोपोड होता है। और ये एवरग्रीन लाइकोपोड है, और हम कह रहे हैं कि जब ड्राई सीजन होगा, यानी कि जब वाटर कैविलिटी कम होगी, तो एक पफ बॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे ही इसे दोबारा वाटर कैविलिटी मिल जाएगी, ये फिर से ओपन होकर के ग्रीन प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में देना होगा। तो कहते हैं इसको कि सम स्पेशल फॉर्म्स, यानी ब्राउन बॉल्स, सम स्पेशल फॉर्म्स, brown ball are formed in dry season, यानी कि जब पानी की एविडिटी कम होगी तो ये क्या हो जाएगा, ब्राउन बॉल, यानी कि ड्राई सीजन में हो जाएगा। एंड टर्न green in during water availability। वाटर एविलिटी, जैसा ही वाटर की एविलिटी हो जाएगी या कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो ग्रीन प्लांट के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह के सच स्पेशल केस को हम लोग, वैसे प्लांट को रिसरेक्शन प्लांट कहते हैं। तो सच केसेस आर कॉल्ड रिसरेक्शन प्लांट, RESURRECTION। ठीक है, वैसे प्लांट को हम लोग, जिस प्लांट में इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है, उसी को कहते हैं रिसरेक्शन प्लांट। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा देख लिए, ये डायग्राम हो गया है, समझिए कि इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है इसका सेला जिनेला का। इसके बाद में देखिए जो लीव्स इसमें होते हैं, लीव्स आर सिंपल एंड स्पोरोफिलस। लीव्स आर सिंपल एंड स्पोरोफिलस। लीव्स जो होगा वह सिंपल होगा एंड उसके ऊपर स्पोरोफिलस होंगे, एंड साथ ही साथ स्पोरोफिलस होगा। और उस लीव्स के ऊपर, हर एक लीफ के ऊपर एक स्केल्स होते हैं। जैसे मछली के ऊपर एक क्या होता है, स्केल होते हैं, उसे प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह इसके ऊपर एंड scales are present, this is called legules। और जब उसके ऊपर स्केल्स, यानी उस लीफ के ऊपर जब स्केल्स होते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग लेग्यूल। और इस प्लांट के लीफ को और and that leaf called ligulate लीव्स, यानी फ्लैजिनेला के लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो लेगुलेट लीफ कह देते हैं। अब इसमें जो रूट होता है वो एडवेंटिशियस रूट होते हैं। रूट आर एडवेंटिशियस रूट। देखो दो तरह के रूट होते हैं, ठीक है, एक होता है फाइब्रस रूट और दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। ओके, फाइब्रस रूट की मतलब होते हैं इस तरह से एक ही जगह गुच्छे के रूप में, जैसे जो आपको किसमें वीट प्लांट में जिस तरह का रूट देखने को मिलता है, दैट इज फाइब्रस रूट। और बाकी जो दूसरा ब्रांच के रूप में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग एडवेंटिशियस रूट। ओके, तो वैसा रूट जो रूट अपार्ट फ्रॉम रूट जर्मिनेट कहां से होते हैं,
प्लीम्यूल और दो पार्ट होते हैं, उतना अगर हम जाएंगे ऐसे आपको ये मॉर्फोलॉजी में पूरा आएगा, ठीक है। तो आपको वहां पता चलेगा क्या होता है, तो और क्लियर आपको हो जाएगा। बस समझिए कि इसमें जो है रूट जो होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट होता है, ठीक है। आगे अगर मिला तो फिर समझा भी देंगे, बट इतना समझिए कि दो चीज होते हैं। अगर कोई सीड है तो समझो कि सीड का एक नीचे वाला पार्ट जो है वह रूट को डेवलप करता है और ऊपर वाला पार्ट जो है वह स्टेम को बनाता है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लीम्यूल, ओके। और इस पार्ट का नाम थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्लीम्यूल है, तो यहां से स्टेम निकलेगा और इस पार्ट से रूट निकलेगा। तो जो रूट इस पार्ट के अलावा किसी दूसरे जगह से निकले वैसे को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। चलो मोटा मोटी इतनी बात तो समझ गए आप, ओके। तो रूट जो होगा इसमें एडवेंटिशियस रूट होंगे और साथ जो रूट होंगे वो डेवलप होते हैं स्टेम से। रूट एंड एडवेंटिशियस रूट एंड इट directly develop from a stem or tip of लीफलेट। या तो लीफलेट से आएगा या तो फिर स्टेम से ही यह डेवलप होकर के आता है, ओके। यहां पर रूट जो होगा तो वो एडवेंटिशियस, अभी मैंने बताया था कि जो उस पार्ट के अलावा किसी दूसरे पार्ट से जनरेट होता है उसको कहते हैं हम लोग एडवेंटिशियस रूट, ओके। अब देखो इसमें जो रूट है उस रूट के बाद में ये पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग राइजोफोर कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोफोर। राइजोफोर समझो कि उसका एक ऐसा पार्ट जो स्टेम के पार्ट से डेवलप होता है यानी रूट की जगह पर, और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। यहां पर जियोट्रॉपिक आप देखो कि रूट का ग्रोथ किधर की ओर हो रहा है, रूट का ग्रोथ हो रहा है जिधर ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स किधर की ओर लगता है, नीचे की तरफ लगता है, यानी ये ग्रोथ जो है वो नीचे की इनवर्ड हो रहा है जिस तरफ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव सेंस में, और जियोट्रॉपिक। लेकिन जो स्टेम का ग्रोथ होता है ऊपर की ओर होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होता है, नीचे की ओर, लेकिन स्टेम का ग्रोथ ऊपर की ओर। तो स्टेम का ग्रोथ जो होता है वह निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। तो इसलिए स्टेम को हम लोग कहते हैं निगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी जियोट्रॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ग्रोथ कर रहा है ऊपर की ओर, और रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, यानी जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उधर की ओर ग्रोथ कर रहा है, तो इसलिए वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और स्टेम जो होता है वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक। इसी तरह यहां पर जो बात कर रहे हैं कि जो राइजोफोर है तो वो किधर की ओर हैंग कर रहा है, नीचे की ओर हैंग करता है, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोफोर। तो वो जो पॉजिटिवली स्ट्रक्चर नीचे की ओर हैंग करता है उसको कहते हैं हम लोग राइजोफोर, ओके। तो वही पार्ट जो है वो राइजोफोर। और ये डेवलप कहां होता है, तो दे डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। तो बेस ऑफ स्टेम से यह डेवलप होता है। यहां तक ये बात हो गई। साथ ही साथ ये जो सेलाजिनेला होगा वह हेट्रोस्पोरिक होगा। हेट्रोस्पोरिक यानी दो तरह के स्पोर का फॉर्मेशन करता है। इट इज हेट्रोस्पोरिक, दैट इज माइक्रो एंड
मेगास्पोर। और मेगास्पोर जो होते हैं उसमें 1 to 4 यानी 1 से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोरेंजिया होंगे। तो मेगास्पोर इज विथ, तो मेगास्पोर जो होंगे उसमें 1 से लेकर 4 तक क्या होंगे, मेगास्पोरेंजिया होंगे। ठीक है, यानी मेगास्पोर होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो मेगा एस्पोरेंजिया इज विथ 1 to 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो मेगास्पोर कहां बनेगा बेटा, मेगास्पोरेंजिया में। तो एक मेगास्पोरेंजिया में लगभग कितने मेगास्पोर होंगे, 1 से 4 मेगास्पोर होते हैं। ओके, तो वही लिखा है मैंने, मेगास्पोरेंजिया इज विथ 1 to 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, क्योंकि वहां पर मियोसिस होगा तभी तो मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड बन जाएगा। तो इसीलिए 1 to 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, वहां पर 1 से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब जो एस्ट्रोबिली होते हैं, सारे एस्ट्रोबिली एग्रीगेट होकर के, सारे एस्ट्रोफिल एग्रीगेट होकर के कहलाते हैं एस्ट्रोबिली। जितने भी एक उस प्लांट के स्पोरोफाइट पे जितने भी हैं उन सभी को हम लोग एक जगह एग्रीगेट करते हैं तो कहते हैं। ओके, तो यहां पर देखो, तो देयर स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेट द टिप ऑफ स्टेम, देयर sporophylls are aggregate at tip, aggregate at tip to form, aggregate tip to form, tip to form एस्ट्रोबिली, टिप टू फॉर्म, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एस्ट्रोबिली कहते हैं। ओके, टिप टू फॉर्म एस्ट्रोबिली। ठीक, अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन by fragmentation, bulbil और ट्यूबर। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, बल्बिल के थ्रू। बल्बिल और ट्यूबर ये सब पार्ट के नाम हैं, वो अभी बस थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, पूरा सिखाने चलेंगे आपको। ये सब रिप्रोडक्शन है। तो जैसे मैंने पोटैटो का एग्जांपल लेकर के दिया था, तो उसी तरह जब प्लांट के सीड के अलावा यानी प्लांट के ही किसी दूसरे बॉडी से कोई नया प्लांट का डेवलप होना, तो उस अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम है, जैसे रनर, सकर, स्टोलिन, बल्बिल, ये सब अलग अलग प्लांट के नाम हैं। ओके, जैसे आप घास को ही उखाड़ते हो तो एक घास उखाड़ते हैं तो दूसरे ग्रास आ जाते हैं, तो वो सब क्या है, तो उसको रनर कहते हैं हम लोग। यानी घास के एक पार्ट से ही दूसरा नया घास उग जाता है, उसी को कहते हैं रनर। तो वैसे वैसे का नाम है रनर, सकर, बल्बिल, ट्यूबर। तो आप समझो कि ये सब ऐसे प्लांट के उस पार्ट का नाम है जिससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही उस टाइप का नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पर ये चीज बनकर के हमें मिल गया। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो है एस्ट्रोबिली का ये फॉर्मेशन कर दिया, मेगास्पोर का हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर लिया। उसके साथ साथ देखो कि जो सेलाजिनेला होता है वो सीड फॉर्मेशन के सारे कैरेक्टर को कैरी करता है, लेकिन सीड होता नहीं है उसमें। लेकिन सेलाजिनेला में ऐसे कुछ कुछ कैरेक्टर हैं जो सीड डेवलप होने के लिए शो करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सीड हैबिट ऑफ सेलाजिनेला। सीड हैबिट ऑफ सेलाजिनेला क्या क्या है सीड हैबिट के, तो पहला देख लो
वह हेट्रोस्पोरी है, यानी मेगास्पोर अलग और माइक्रोस्पोर अलग है। तो हेट्रोस्पोरी एक कैरेक्टर हो गया। फिर गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट न्यूट्रिशनली डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट, जो कि यही चीज एक सीड प्लांट में भी देखने को मिलता है ऐसा करेक्टर। ओके, टू टाइप्स ऑफ, सेकेंड और करेक्टर क्या है, टू टाइप्स ऑफ गैमेटोफाइट, यानी दो अलग अलग टाइप के गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट अलग है और फीमेल गैमेटोफाइट अलग है। ओके, फिर ओनली वन मेगास्पोर, ओनली वन मेगास्पोर इज फंक्शनल, सिर्फ एक ही मेगास्पोर क्या है तो फंक्शनल है। यही सब ऐसे कैरेक्टर हैं जो आगे हम लोग जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में देखेंगे। एक सीड प्लांट के ये सब कैरेक्टर होते हैं, लेकिन वो सारा कैरेक्टर ये कैरी कर रहा है। यानी धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ ऐसे ऐसे प्लांट में, तो कंप्लीट जाकर के एक सीड प्लांट का ग्रोथ हुआ, यानी सीड प्लांट डेवलप हुआ। तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि टीडोफाइट वो सारे कैरेक्टर को कैरी करता है, यानी कि वो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंसेस्टर है सीड प्लांट के। ओके, तो यहाँ पर सिलाजिनेला हमारा कंप्लीट हो गया। सिलाजिनेला के बाद में हम लोग इक्विस्टेटम को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विस्टेटम ये सब स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ तक हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अभी जो बाकी जो टीडोफाइट है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए और दोबारा तब, क्योंकि आगे की चीजें थोड़ा इंटरलिंक है, ये चैप्टर कंप्लीट जो है वो पूरा सिर्फ बार बार रिवीजन करने का है, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ चीजों को याद करना है। ओके, चलिए तो रिवीजन करके याद कीजिए। थैंक यू।